नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अडानी का मामला जो अमेरिका में फंसा हुआ है वो मामला दिन ब दिन और रोचक होता चला जा रहा है। रोज नई नई अपडेट्स आ रही हैं और ऐसा लगता है कि चाहने के बावजूद भी उनको बचाना आसान काम नहीं रह गया है। अभी तक ये था कि अमेरिका ने कहा कि हमने नोटिस भेजा है, वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा हमने नोटिस भेजा है। हेग कन्वेंशन का जिक्र किया। हेग कन्वेंशन ये है कि अगर आपके यहां किसी ने अपराध किया है आपके मुल्क में, लेकिन वो आपके मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में है, तो उस मुल्क को आप इस बात के लिए कह सकते हैं कि वो उसको नोटिस सर्व कराए और उसको सौंपे, वापस सौंपे। बहुत सीधा सा मामला है कि अडानी साहब अमेरिका में रहते नहीं हैं, वो रहते हैं हिंदुस्तान में। उनका जो घर है वो भारत के अंदर है। जो केस हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में जो केस है वो आप जानते ही हैं। उसमें यह कहा गया कि जो इनका ग्रीन एनर्जी वाला पूरा प्रोजेक्ट था उसके लिए हिंदुस्तान में कई सारे राज्य सरकारों को और लोगों को घूस दी गई। और ये घूस क्यों दी गई? ताकि इनके प्रोजेक्ट पास हो जाएं। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के आधार पर अमेरिका में यह कहा गया, यह आरोप है, क्या है क्या नहीं है, मैं किसी चीज को ओन और डिसोन नहीं कर रहा हूं, जो आरोप है वो आपको मैं बता रहा हूं। तो कहा गया कि यहां जो पैसे इन्होंने दिए, इल्लीगल तरीके से जो घूस दिया, उसके चलते प्रोजेक्ट मिला। और इन्हीं प्रोजेक्ट को दिखाकर अमेरिका में कहा गया कि हमारा जो ग्रीन एनर्जी का पूरा प्रोजेक्ट है वो काफी बड़े मार्केट वाला है, इसका हमको काफी बड़ा मार्केट मिलना है। और उसके आधार पर वहां जो इन्वेस्टर्स थे अमेरिका में, उन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, पैसे दिए अडानी को ताकि इस प्रोजेक्ट में लगाया जा सके। तो अमेरिकी कोर्ट का यह कहना है कि यहां इन्वेस्टर से जो पैसे लिए गए उसके पीछे हिंदुस्तान के अंदर घूस दी गई, जिसके चलते यह पूरा इल्लीगल मामला बनता है। और आप जानते हैं कि वहां की कोर्ट ने बाकायदा नोटिस लगा दिया था कि अगर कोई भी ऐसी और पार्टी है जिसको इस पूरे खेल के चलते नुकसान हुआ है, इस पूरे खेल से प्रभावित हुई है, तो वो हमें बता सकती है, वो इस केस में अपना केस भी जुड़वा सकती है। उसके बाद जब नोटिस सर्व करने की बात थी तो पहले हमारे यहां से यह आया कि नोटिस मिली ही नहीं है। पहले तो यही बात चलती रही कि नोटिस आई ही नहीं है। इसी बीच में ट्रंप लगातार टैरिफ्स की बात करते रहे, लगातार हिंदुस्तान का नाम लेते रहे, लगातार टैरिफ टैरिफ टैरिफ। हिंदुस्तान शराब पे इतनी टैरिफ लगाता है, हिंदुस्तान कार पे इतनी टैरिफ लगाता है, जैसे कि उन्होंने सिंगल आउट कर लिया हो भारत को। उसके बाद खबर आती है एलन मस्क की कि एलन मस्क का जो स्टारलिंक है उसने जियो के साथ भी समझौता कर लिया है, एयरटेल के साथ भी समझौता कर लिया है। एयरटेल ने भी अपडेट किया, जियो ने भी अपडेट किया। जो हमारे रेल मंत्री हैं उनका एक ट्वीट आया वेलकम टू स्टारलिंक करके, बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब क्यों डिलीट किया गया मैं नहीं जानता। अब कहा यह जा रहा है कि अभी तक स्पेक्ट्रम की जो पूरी कहानी थी उसमें अभी तक स्पेक्ट्रम दिया ही नहीं गया है। स्पेक्ट्रम के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2013 और 14 में स्पेक्ट्रम को लेके ही सारा बवाल हुआ था। 2G 3G का मामला हुआ था, कांग्रेस के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस जो सत्ता से गई अभी तक सत्ता में वापस नहीं आई है। यानी आप कह सकते हैं कि 2G 3G स्पेक्ट्रम के भ्रष्टाचार के चलते ही कांग्रेस की सरकार गई थी। अब यहां स्पेक्ट्रम देना है सीधे सीधे आपको एलन मस्क को। अब उसमें नीलामी हुई कि नहीं हुई ये तो हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि नीलामी नहीं हुई है, लेकिन आगे नीलामी होगी कि नहीं होगी ये सब हमें नहीं पता। क्या प्रोसेस होगा जिससे एलन मस्क को स्टारलिंक दिया जाएगा ये भी हमको नहीं पता। लेकिन पहले ही समझौता हो गया है एयरटेल से और जियो से, तो ये लग ही रहा है कि एलन मस्क आ रहे हैं। टेस्ला ने भी अपनी दुकान खोल ली है, यहां पर शोरूम खोल लिया है, तो यानी उनकी कार भी आ रही है, उनका इंटरनेट भी आ रहा है, जिसको लेकर तमाम सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। उस पर कल भी बात की थी, आगे भी बात कर लेंगे। आज बात हो रही है अडानी की। अब हिंदू अखबार ने यह कहा है, द हिंदू जो अंग्रेजी का अखबार आता है, अगर उसको हम देखें तो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि अमेरिका की जो यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, जिसको एसईसी कहते हैं हम, उसने 18 फरवरी को न्यूयॉर्क की एक अदालत को यह कहा था कि हेग प्रोटोकॉल के तहत, हेग संधि के तहत भारत सरकार से समन को तामील कराने में सहायता मांगी है। यानी समन को अडानी के घर पहुंचाने में, अडानी के हाथ तक पहुंचाने में भारत सरकार से सहायता मांगी है। लेकिन कानून मंत्रालय को जब एक सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत उससे पूछा गया तो उसने कहा कि 21 फरवरी तक उसको ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला था। ये जो जवाब आया था वो 3 मार्च को आया था। अब ये सामने आ रहा है कि ये जवाब तो आया था 3 मार्च को,
लेकिन उसके पहले ही समन गुजरात कोर्ट को भेजा जा चुका था। यानी 21 फरवरी की बात उन्होंने कहा कि 21 फरवरी तक हमको ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है, लेकिन 21 फरवरी से 3 मार्च के बीच कोई दिन ऐसा था जिस दिन समन गुजरात कोर्ट को भेजा जा चुका था। यानी अहमदाबाद कोर्ट में यह समन भेजा जा चुका है और अहमदाबाद कोर्ट की यह जिम्मेदारी होगी कि यह समन तामील कराया जाए गौतम अडानी को। अब यह बड़ा मामला है, समन आ चुका है, समन तामील होगा, यानी लीगल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब समन पाने के बाद उनको जवाब देना पड़ेगा उसका और लीगल प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा। हालांकि पहले जब ये आरोप लगे, वहां की कोर्ट का मामला सामने आया, यहां बातचीत शुरू हुई, तो अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी किया और इन सब आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब बेकार की बात है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो 14 दिसंबर 2021 को अडानी जी कह रहे हैं कि 2030 तक अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। यह 2021 की बात है। और जो कोर्ट में केस चल रहा है, राइटर्स की जो रिपोर्ट है, राइटर्स ने इस पूरे रिपोर्ट को दिया है, अगर उस रिपोर्ट को देखा जाए तो यह कहा जा रहा है कि 54 पेज की एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट बनी है और जिसको फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने बनाया है और उसमें सारी डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे पैसे लोगों को दिया गया है। अडानी और उनके साथ के लोग जो हैं, अडानी और उनके साथ सहयोगियों की बात है, इनके बीच में कई सारे ईमेल जो हैं वो उनको मिले हैं, उन ईमेल्स को पकड़ा गया है। इन ईमेल से फेडरल कोर्ट का यह मानना है कि अगस्त 2021 में, दिसंबर में यह बात उन्होंने कही थी, यानी उसके पहले ही अगस्त 2021 में गौतम अडानी की आंध्र प्रदेश के एक अधिकारी से पहली बैठक हुई थी और उसके बाद कई और बैठक हुई हैं और इन बैठकों में $228 मिलियन रिश्वत देने की बात की गई थी। यानी आंध्र प्रदेश से यह कहा गया था कि हम आपको $228 मिलियन की रिश्वत देंगे और बदले में आप हमसे ग्रीन एनर्जी खरीदेंगे। यह आरोप लगा हुआ है अडानी के ऊपर। जाहिर तौर पर अडानी इस आरोप को पूरी तरह से झुठला रहे हैं। उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फेडरल कोर्ट कह रही है कि उसके पास ऐसे ईमेल्स हैं जिन ईमेल से यह बात सही साबित होती है। तो जाहिर है जो भी होगा, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, उससे फैसला होगा। अब यह कहना था कि कोर्ट में मुकदमे के लिए भारत सरकार को सहयोग करना पड़ेगा, तो समन भेजा गया। समन भारत सरकार के कानून मंत्रालय को मिला है और वो समन भेज दिया गया है अहमदाबाद गुजरात की कोर्ट को समन तामील कराने के लिए। अब तक की ये अपडेट है। अब वो समन तामील कराना पड़ेगा, लीगल बाइंडिंग है कोर्ट के लिए कि वो समन को तामील कराएगा और उसके बाद कोर्ट केस शुरू होगा। यानी अडानी उस कोर्ट केस से बचते हुए तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। कोर्ट में उनको इन सारे आरोपों का सामना करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अचानक खबर आई, प्रधानमंत्री महोदय पहुंच गए हैं मॉरिशस। मॉरिशस एक बड़ा खूबसूरत सा देश है जिसको बेसिकली हिंदुस्तानी लोगों ने बसाया है। अंग्रेजों के जमाने में वहां केन फार्मिंग और बाकी सब कुछ जो होता था उसके लिए लेबर के रूप में यहां से हमारे उत्तर भारत से खास तौर पे बहुत सारे मजदूरों को ले जाया गया। अब वो जमाना तो था नहीं कि पासपोर्ट वीजा है, जब चाहें आप वापस लौट आएं, तो वो वहीं पर बस गए, बहुत सारे लोग वहीं पर मर खप गए, वहीं आपस में शादियां कर ली, वहीं बच्चे हुए और इस तरह से भारतवंशी लोग जो हैं वो वहां पर बढ़ते रहे। जो भाषा वगैरह तो उतनी नहीं, भाषा वगैरह वहां दूसरी भी आई, हालांकि हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाएं वहां पर बोली जाती हैं। वहां के राष्ट्रपति भारत आए थे, वो भी हिंदी में बात कर रहे थे। वहां कई सारे साहित्यकार हैं, धुरंधर साहब और बाकी सारे लोग जो हिंदी में लिखते हैं। तो मॉरिशस आप कह सकते हैं कि एक मिनी हिंदुस्तान जैसा है, जहां ढेर सारे उत्तर भारतीय बसे हुए हैं और इस रूप में भारत के साथ उसका रिश्ता मधुर होना ही है, अच्छा होना ही है। एक ही खून है मॉरिशस के लोगों का और हमारे लोगों का। जिन लोगों ने चटनी म्यूजिक वगैरह सुना होगा, उन्होंने देखा होगा कि वहां पर कैसे हमारे भोजपुरी गाने जो हैं वो अपने अलग अंदाज में वो लोग गाते हैं। जब प्रधानमंत्री भी गए तो कुछ महिलाओं ने उनका स्वागत किया और गाना गाया, और जो गाना गाया था वो था कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आप जानते हैं फिल्म का गाना था जो 2014 के पहले आया था, लेकिन महंगाई तो खैर अभी भी है। ये तो एक पक्ष हुआ, प्रधानमंत्री मॉरिशस गए, उनका स्वागत हुआ, लेकिन इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने। अगर मोटा मोटी उन सारी चीजों को देखें तो जयराम रमेश का यह कहना है और वो सबूतों के साथ ये बात कह रहे हैं कि गौतम और विनोद अडानी जो गौतम के भाई हैं, गौतम और विनोद अडानी तथा उनके सहयोगियों ने घोटाले के लिए बिना डर के मॉरिशस का बेधड़क उपयोग किया है।
दरअसल आरोप यह है कि मॉरिशस की कई शेल कंपनियां जो हैं उनके थ्रू पैसे को रूट किया गया है और इसमें अरबों का घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि 2014 में डीआरआई, जो हमारी राजस्व खुफिया निदेशालय है, डीआरआई, उसने पाया कि अडानी समूह की 3 कंपनियों ने चीनी बिजली उपकरणों के लिए, चाइना के बिजली उपकरणों के लिए इलेक्ट्रोजन इंफ्रा जेडई को अधिक मूल्य पर बिलिंग की, यानी जितने में खरीदा उससे, जितने में बेचा उससे ज्यादा की बिलिंग की, जिससे 5,468 करोड़ रुपए, 5,468 करोड़ रुपए देश के बाहर भेजे गए। अब ये जो इलेक्ट्रोजन है उसको अब विनोद अडानी की जो मॉरिशस में स्थित कंपनी है इलेक्ट्रोजन इंफ्रा होल्डिंग, उसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। जयराम रमेश का कहना है कि यह जांच चल रही थी, लेकिन इस जांच को अचानक जब नई सरकार 2014 में बनती है उसके बाद बंद कर दिया गया। आगे जयराम रमेश बता रहे हैं कि इस धनराशि को, इस पैसे को, यानी 5,468 करोड़ को अडानी के जो पुराने विश्वास पात्र हैं चांग चुंग लिंग और नासिर अली शबान, उन्होंने पहले मॉरिशस में 2 निवेश फंड बनाए, इन्वेस्टमेंट फंड बनाए, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और ईएम रिसर्जेंट फंड। और इसमें और कुछ और ऐसे देशों में जहां टैक्स नहीं लगता है वहां पर इन्वेस्ट किया, जहां जून 2016 तक अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में 8 से 14% बेनामी होल्डिंग्स जमा हो गई थी। आगे जयराम रमेश बताते हैं कि चांगलिंग और नासिर अहली, ये जो अडानी के लोग हैं, इन्होंने इंडियन कंज्यूमर्स और पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनसे जो 12,000 करोड़ रुपए लूटे गए थे इस तरह से, उसका इस्तेमाल इंडोनेशिया से गुजरात में जो इंपोर्ट किया गया था कोयला, उसकी ओवर इनवाइस के जरिए किया। इसमें हुआ यह था, मैं इस पर डिटेल में बात पहले कर चुका हूं, गुजरात सरकार ने बाकायदा अडानी से पैसे वापस मांगे थे कि कोयला किसी ग्रेड का मंगाया गया, एक जगह खरीदा गया तो उसका ग्रेड दूसरा था, गुजरात पहुंचा तो ग्रेड बदल गया, यानी खराब कोयले को अच्छा कोयला कह के भेजा गया, ट्रांसपोर्ट कास्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई और इन सब से जो पैसा मिला इसका इस्तेमाल किया गया बेनामी हिस्सेदारी में। जो बेनामी कंपनियां थी, शेल कंपनियां थी, उनमें अडानी की हिस्सेदारी बढ़ाने में इनका इस्तेमाल किया गया, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। अब मामला आता है माधवी बुच का। माधवीपुरी बुच हमारी सेबी की चेयरपर्सन थी और इस रूप में उनका काम था इसकी जांच करना। लेकिन जयराम रमेश का कहना है, और यह हमने देखा है, कि माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड ने उन्हीं नॉन ट्रांसपेरेंट बरमूडा और मॉरिशस स्थित ऑफशोर फंडों में निवेश किया था। यानी जिसकी जांच होनी चाहिए थी कि ये जो बेनामी शेल कंपनियां हैं इनमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है हिंदुस्तान से, उनकी जांच करनी चाहिए थी, उसमें खुद माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड ने इन्वेस्टमेंट किया था। यहां पर विनोद अडानी, माधवी बुच, चांगलिंग, नासिर अहली भी इन्वेस्टर थे। यानी जयराम रमेश का यह आरोप है कि माधवी बुच भी इस पूरे खेल में शामिल थी और उनका कहना है कि इन फंडों का जो मैनेजमेंट कर रहे थे वो थे अनिल आहूजा, जो न केवल माधवीपुरी बुच के करीबी हैं बल्कि अडानी एंटरप्राइजेज के स्वतंत्र निदेशक भी हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। अंत में वो कहते हैं कि विडंबना यह है कि ये फंड उन्हीं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड और ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड का हिस्सा हैं, जिसका उपयोग माधवीपुरी बुच, चांगलिंग और नासिर अहली ने कथित तौर पर नियम 19A को बायपास करने के लिए किया था और इसी का जांच सेबी कर रही है। यानी सेबी जिसकी जांच कर रही थी, उन्हीं फंडों में माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड का भी इन्वेस्टमेंट था। अडानी का इन्वेस्टमेंट तो था ही। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मॉरिशस गए हुए हैं जब एक जांच चल रही है बहुत कायदे से अडानी के खिलाफ। मैंने आपको बताया कि उनको समन तामील कराना है, और दूसरी जांच जो सेबी कर रही है उसमें मॉरिशस जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन के उभरा है, क्योंकि मॉरिशस में जो शेल कंपनियां हैं उन्हीं के थ्रू बहुत सारा काला पैसा सफेद किया गया है, बहुत सारे खेल किए गए हैं। तो जयराम रमेश जो सवाल उठा रहे हैं उसका मतलब यह है कि इस समय मॉरिशस में प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि यह आरोप लग सकता है कि उनकी यात्रा इस पूरी जांच को प्रभावित कर सकती है। अब इसके पीछे क्या है, कैसे है, जब डिटेल आएगा तो हम लोग बताएंगे। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी घटना हुई है और वो घटना कम नहीं है। आप जानते हैं वंतारा जो प्रोजेक्ट है, जो अंबानी जी के सुपुत्र हैं उनका प्रोजेक्ट है, उसका 4 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उद्घाटन किया था। बड़ी सुंदर तस्वीरें आई थी।
उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम है WAPFSA, जो पशु कल्याण पर, जानवरों के कल्याण पर काम करती है, उसने आरोप लगाया था, कई सारे आरोप लगाए थे वंतारा के ऊपर, और वो खबर कई जगह प्रमुख रूप से छपी थी। आर्ट न्यूज का यह कहना है कि कई जगहों से यह खबर हटा दी गई है, जैसे उनका कहना है द डेक्कन हेराल्ड, द टेलीग्राफ और द ट्रिब्यून से यह खबरें हटा ली गई हैं। और उनका आरोप यह है, जो उन्होंने लिखा है वो आरोप यह है कि या तो उनको धमकी भरे ईमेल मिले या उनको पैसे वगैरह का लालच दिया गया। अब क्या किया गया, उनके सोर्सेज क्या हैं वो जानते हैं, लेकिन यह थोड़ा आश्चर्यजनक है कि वंतारा को लेकर साउथ अफ्रीका की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो बातें कही थी पहले अखबार में छपती हैं और फिर कुछ जगहों से हट जाती हैं। सारी जगहों से तो नहीं हटी हैं, अभी भी यह खबर है, लेकिन कुछ जगहों से हट जाती हैं। जब उस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो वही आता है 404, यानी पेज नहीं मिला, द पेज डजंट एग्जिस्ट। तो अब ये नेशनल इंटरनेशनल में सारा खेल क्या चल रहा है, ये वाकई थोड़ा सा चिंतित करने वाला है और कहीं ना कहीं भारत की जो आर्थिक इमेज है उसको प्रभावित करने वाला है। सारी घटनाएं जो मैंने जिक्र की आज, चाहे वो एकदम से एलन मस्क को के स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम मिल जाना, पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन आप सोचिए जब एयरटेल ने समझौता कर लिया, जियो ने समझौता कर लिया, तो सीधी सी बात है कि 100% मिलना है, वरना यह समझौता क्यों करते। अब यह मिलना है तो किस नियम के तहत मिल रहा है कोई नहीं जानता है, सब कुछ अभी पर्दे में है। जब बाहर आएगा तो समझ में आएगा कि आखिर इसकी नीलामी वगैरह क्यों हुई। इधर अडानी पर अमेरिका में केस, समन तामील कराया जा रहा है, यानी जाहिर तौर पर अडानी के थ्रू प्रेशर बनाया जा रहा है। उधर आप देखिए पन्नू वगैरह कोर्ट में गए हैं, जिसमें हमारे NSA अजित डोभाल को खींच रहे हैं, यानी वहां भी प्रेशर बन रहा है। और इधर माधवीपुरी बुच की जो जांच थी, कोर्ट ने कहा था जांच करने को, उसके बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आगे देखते हैं जांच होती है कि नहीं होती है। FIR हुआ था, फिलहाल FIR पर रोक लगा दी गई है। और जो आरोप आ रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये आरोप सही हैं तो माधवीपुरी बुच और अडानी के बीच में कोई ना कोई रिश्ता था। एक ही जगह एक ही इनका फंड मैनेजर है और बाकी सारी चीजें हैं, तो थोड़ा आश्चर्यचकित तो करती हैं। और इन सब के बीच आप देखते हैं कि टैक्सेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको हर चीज पर टैक्स देना है और उसके बावजूद महंगाई कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही। शेयर बाजार का जो हाल है वो इतनी बार बताया जा चुका है कि नए तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। इंडस बैंक के बारे में आपने सुना कि अंदर अंदर साफ हो गया, और भी कई बैंकों पर बात हो रही है कि अंदर अंदर साफ हो चुके हैं। और अगर एक बैंक डूबता है तो लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह होती हैं। FDI जो था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में आप जानते ही हैं कि भारत से बाहर जा रहा है, यानी फॉरेन के इन्वेस्टर्स जो हैं भारत को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुफीद नहीं पा रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? क्या जो सब चंगा है का माहौल बनाया गया, उसके नीचे नीचे हमारी जो आर्थिक इमारत है कहीं ना कहीं दरक गई है? क्या अडानी अंबानी को जिस तरह की छूटें दी गई हैं उसने हमारी आर्थिक व्यवस्था पर, भारत की इकॉनमी पर बुरा असर डाला है? या हमारी ही समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ और है? ये सब कुछ होगा तो आगे क्लियर, लेकिन एक सचेत नागरिक के रूप में हमारा चिंतित होना और इस पर बात करना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार कम से कम ये करे कि लोगों का पैसा जो बैंक में है, लोगों का पैसा जो शेयर मार्केट में लगा हुआ है, वो डूबे नहीं, लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब ना हो कि लोग मार्केट में कुछ खरीदने के लायक ना रह जाएं। अभी ही यह है कि 90% जो हमारे लोग हैं वो अपनी ज़रूरत के आगे कोई और चीज़ नहीं खरीद पाते हैं। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कंपनियां बेसिक मॉडल से ज़्यादा लग्जरी आइटम्स के प्रोडक्शन में ध्यान दे रही हैं, क्योंकि खरीदने वाले वही हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो कंपनियां तो ठीक है अपनी मार्केट स्ट्रेटजी बदल लेंगी, लेकिन जिस देश में 90% लोगों के पास अपनी ज़रूरियात के आगे कुछ खरीदने का पैसा नहीं है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं, उस देश का इकोनॉमिक फ्यूचर क्या वाकई अच्छा है? ये हमें सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।